प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आपके समक्ष एक नए अध्याय, एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा प्रकरण है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, और इसके बाद फिर प्रत्यय के ऊपर हम विचार करेंगे। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, शब्द रचना भाषा का प्रमुख अंग है। एक शब्द बनाने से, कई शब्द बनाने से न केवल भाषा बल्कि साहित्य भी हमारा समृद्ध होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग शब्द वस्तुतः दो शब्दों उप तथा सर्ग के योग से निर्मित है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना। इस तरह से उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर या रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के आगे लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर उन्हें विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए हम देखते हैं कि कैसे उपसर्ग शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे निधन सर्ग बराबर निसर्ग, या विधन मुख बराबर विमुख, अध धन कचरा बराबर अधकचरा, खुश धन किस्मत बराबर खुश किस्मत। ये तीन दृष्टांत यहाँ पे हमने देकर समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ आप देखेंगे कि नी, वी, अध और खुश ये शब्द उपसर्ग हैं और मूल शब्द सर्ग, मुख, कचरा और किस्मत है। लेकिन इस किस्मत में खुश शब्द मिलकर और कचरा में अध उपसर्ग लगकर तथा मुख में वी लग करके ये जो तीनों उपसर्ग हैं, नी, वी, अध और खुश, ये तीनों उपसर्ग हैं और मूल शब्द किस्मत और कचरा तथा मुख और सर्ग ये जो है मूल शब्द हैं। लेकिन आपने देखा कि ये जब उपसर्ग लग जाते हैं इन शब्दों के आगे तो इनके अर्थों में किस तरीके से परिवर्तन हो जाता है, या इन मूल शब्दों का अर्थ किस तरीके से बदल जाता है। यह परिवर्तन कैसे होता है? तीन प्रकार से इसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग और तीसरा है आगत उपसर्ग। तीन प्रकार से उपसर्ग जब लगते हैं तो उनके मूल शब्दों में कहीं न कहीं से परिवर्तन आता है। और जब ये उपसर्ग शब्दों के आगे लग करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो तीन प्रकार से, अगर देखा जाए तो तीन प्रकार से शब्दों में उनके अर्थों का परिवर्तित रूप हमारे सामने होता है या दिखाई देता है। जैसे शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। जब मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगा दिया जाता है या लग जाता है तो उसमें एक नई विशेषता दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट क्या है? शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है उपसर्ग के लग जाने से। तीसरा पॉइंट जो है वह क्या है? शब्द के अर्थ में विशेष कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। वस्तुतः शब्द अक्षरों का एक समूह है जो स्वयं में स्वतंत्र है, अपना अलग अर्थ रखता है और वाक्यों में स्वतंत्रता पूर्वक वह प्रयुक्त होता है। परंतु उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है और न तो स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग ही होता है।
जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती है, तब तक अगर देखा जाए तो उपसर्ग जो है अर्थवान नहीं होता है। प्रायः हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। वह पहला है तत्सम उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, और जो तद्भव उपसर्ग है यह संस्कृत भाषा के परिवर्तित रूप है, और आगत उपसर्ग विदेशी भाषा के उपसर्ग माने जाते हैं। तो हम एक एक को देखते हैं कि तत्सम उपसर्ग क्या है, तद्भव उपसर्ग क्या है और आगत उपसर्ग क्या है। हमने बताया तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहे जाते हैं, तद्भव उपसर्ग संस्कृत भाषा के परिवर्तित उपसर्ग कहे जाते हैं, और आगत उपसर्ग जो है वह विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं। तो हम पहले नजर डालते हैं तत्सम उपसर्ग के ऊपर। जैसे जो तत्सम उपसर्ग है उसका कुछ दृष्टांत देखिए। उपसर्ग, अर्थ और निर्मित शब्द। जैसे उपसर्ग में अति उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक या सीमा पार। उससे जो निर्मित शब्द बनते हैं अति निद्रा, अति व्याप्त, अतिसार, अतिपात, अत्यंत और अतिरेक। दूसरा उपसर्ग है अधि, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊंचा। तीसरा संस्कृत का जो उपसर्ग है वह अन। अन का अर्थ होता है अभाव या नहीं। इससे जो निर्मित शब्द हैं अनमोल, अनभिज्ञ, अन्वेषण, अन्वय। अनु उपसर्ग, अनु का अर्थ पीछे, गौड़ या बाद में। इनसे जो निर्मित शब्द बनते हैं अनुग्रह, अनुपम, अनुशीलन, अनुरंजन, अनुवाद, अनुज, अनुकूल इत्यादि। अप उपसर्ग का अर्थ अभाव, हीनता और अनुचित। इनसे जो शब्द बनते हैं अपरूप, अपकार, अपकीर्ति, अपयश, अपवाद, अपमिश्रण इत्यादि। अभि उपसर्ग, इसका अर्थ अधिकता, समीपता, सामने। इससे जो शब्द निर्मित होते हैं वे कौन कौन से शब्द होते हैं? अभिगमन, अभियान, अभ्युदय, अभ्यास, अभिलाषा इत्यादि शब्द। अ उपसर्ग हीन, नीचे, बुरा, इसका अर्थ होता है। इससे जो शब्द निर्मित होते हैं वे कौन कौन से शब्द हैं? अवतार, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण, अवस्था, अवलोकन इत्यादि शब्द। उत उपसर्ग, इसका अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, ऊंचा। इससे जो निर्मित शब्द हैं उत्कर्ण, उत्पन्न, उद्गम, उन्नति, उत्कंठा, उत्पात इत्यादि। परा उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? अधिक, उल्टा, पराभूत, परावर्तन, पराधीन, पराकाष्ठा इत्यादि। सु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अच्छा, शुभ, सहज। इससे जो निर्मित शब्द बनते हैं जैसे सुफल, सुबास, सुंदर, सुशील, सुपुत्री, सुजन, स्वागत इत्यादि शब्द। अब प्रिय बच्चों हम ये देखते हैं तद्भव उपसर्ग से निर्मित शब्द। अ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निषेध, अभाव। इससे निर्मित जो शब्द बनते हैं अलग, अथाह, अमोल, अबूझ, अपार इत्यादि। अन उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निषेध, कभी। इससे निर्मित शब्द अनदेखी, अनछुआ, अनहोनी, अनगढ़, अनमना इत्यादि। अध उपसर्ग, इसका आधा। इससे निर्मित शब्द अधपका, अधजला, अधसेरा। उन उपसर्ग, इसका अर्थ होता है एक कम। इससे जो शब्द निर्मित होते हैं 19, 29, 39। पर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है दूसरा या दूसरी पीढ़ी। इससे जो निर्मित शब्द होते हैं पर दुख, परमात्मा, पराया
इत्यादि शब्द। त्रि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है तीन। इससे जो शब्द निर्मित होते हैं जैसे त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, त्रिभुज इत्यादि शब्द। अब हम देखते हैं आगत उपसर्ग। ये कौन कौन से उपसर्ग हैं जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं और उन्हें हिंदी में समाहित किया गया है। जो विदेशी भाषा उर्दू, अरबी या फारसी के हैं, जैसे उपसर्ग है अल, इसका अर्थ होता है निश्चित और इससे जो शब्द का निर्माण होता है जैसे अलविदा, अलमस्त, अलबेला, कम, ये उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है थोड़ा, हीन। इससे जो निर्मित शब्द हैं कमअक्ल, कमजोर, कम नसीब, कमसिन इत्यादि शब्द। खुश उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है शुभ, अच्छा। इससे जो निर्मित शब्द हैं खुश मिजाज, खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशदिल इत्यादि। ला उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना। दृष्टांत के लिए लाचार, लाजिम, लापता, लाइलाज इत्यादि शब्द। बद उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे जो निर्मित शब्द बनते हैं जैसे बदनाम, बदकिस्मत, बददुआ, बदनीयत, बदहजमी इत्यादि शब्द। हर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है प्रति या प्रत्येक। इससे जो शब्द बनते हैं उन्हें हम देखते हैं हर दिल, हरगिज, हर साल, हर घड़ी इत्यादि। कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हिंदी में समाहित हो गए हैं जैसे डिप्टी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है उप। डिप्टी का अर्थ होता है उप, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मैनेजर। हाफ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है आधा, जैसे हाफ प्लेट, हाफ पेमेंट। हेड उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है प्रमुख, जैसे हेड क्लर्क, हेड लाइट, हेड ऑफिस इत्यादि शब्द इससे बनते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों हम देखते हैं हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ एक के साथ दो उपसर्ग लगते हैं। दृष्टांत के लिए हम देखते हैं वो कौन ऐसे शब्द हैं जिनके साथ एक के जगह दो उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है या किया जाता है। जैसे अप्रति, आ भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है। और ये शब्द है वाद, तो इससे जो निर्मित शब्द होगा अप्रतिवाद। आ भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है। मूल शब्द है वाद और इससे जो शब्द निर्मित हुआ वह हुआ अप्रतिवाद। निर उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। और शब्द है करण, इससे जो निर्मित शब्द हुआ निराकरण। इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, निर भी उपकरण है और अ भी। नी भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है। और इसका जो शब्द है वह है करण। अब दो उपसर्गों के साथ मूल शब्द करण में जब दो उपसर्ग लग गए निर और अ तो हो गया निराकरण। जैसे अन और अ दो उपसर्ग हैं और मूल शब्द है शक्ति। अब इससे हो जाएगा अनासक्ति। अनासक्ति में दो उपसर्ग लगे हुए हैं, अन और अ। जैसे सम उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, लेकिन इसका जो शब्द है लोचना, लोचना मूल शब्द है लेकिन सम और अ दो उपसर्ग लगे हुए, ये हो जाएगा समालोचना। समालोचना शब्द को अगर देखें तो इसमें दो उपसर्ग लगा हुआ है, एक सम और दूसरा आ, और लोचना मूल शब्द है। तो ये दोनों उपसर्ग लोचना के साथ मिलकर के क्या बन जाते हैं, समालोचना। इसके साथ जैसे हम देखते हैं निर, औ और इसका शब्द जो है काश है। काश मूल शब्द है, निर और औ ये दोनों उपसर्ग हैं। इस काश मूल शब्द के साथ जब निर और औ दो उपसर्ग मिल जाते हैं तो ये हो जाता है निरावकाश। तो प्रिय बच्चों, आज हमने देखा उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग की क्या परिभाषा है, उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग, आगत उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और तत्सम उपसर्ग
इन तीनों उपसर्गों के साथ साथ हमने कुछ अंग्रेजी शब्द के भी उपसर्ग को देखा और ऐसे भी शब्दों को देखा कि जिनके साथ एक उपसर्ग के स्थान पर दो दो उपसर्ग साथ लगे हुए हैं। तो प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज के इस प्रकरण को जो मैंने आपको समझाने और पढ़ाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न आएंगे और तमाम परीक्षाओं में उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आते रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको भी ध्यानपूर्वक देखने, पढ़ने और समझने का प्रयत्न करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अपने नए विषय के साथ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययनशील रहें और चिंतनशील रहें।